यहाँ से मैं मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ाना शुरू करूँगा और मध्यकालीन इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वो हिस्ट्री ऑप्शनल के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आता है। लेकिन फर्स्ट पेपर के अंतर्गत यदि आरंभिक बातें की जाएं या जहाँ से स्टार्टिंग होती है वह एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन है, प्राचीन इतिहास का। और प्राचीन इतिहास को सबसे पहले पढ़ना, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी चुनौती फेस करना, और ऐसी चुनौती जिसका सामना अभी तक हजारों वर्ष से, या यूं कहा जाए कि पहले तो आरंभिक मानव ने किया। प्राचीन काल में संसाधनों का अभाव, जब जंगल में शेर का सामना करने के लिए ना तो किसी के पास AK-47 था, ना पिस्टल, ना हैंड ग्रेनेड, यहाँ तक कि पशुओं को डराने के लिए मिर्ची बम तक नहीं था। नहीं, उस समय पर पशु को देख करके मानव भागता था और बड़ी मुश्किल से एक लंबे समय तक पाषाण का उपयोग करके मानव ने पशुओं का शिकार किया और अपने आप को बचा कर रखा। और एक लंबे समय के बाद मानव धीरे धीरे करके कुछ वस्त्र धारण करने लगा, लेकिन वस्त्र भी ऐसे होते थे कि आप अगर देखें तो तन के कुछ भाग को ढकते थे और कुछ भाग को नहीं। आप थोड़ा सा, वर्तमान समय में वैसे ये फैशन का विषय है, पहले अभाव का विषय था, लेकिन फिर भी वैसे देखा जाए तो एक मतलब बहुत ही व्यवहारिक तरीके से सोचें आप तो क्या लगता है कि प्राचीन काल में ठंड नहीं पड़ती रही होगी? तो मानव के पास क्या रजाई होती थी, कंबल? नहीं, सिर्फ कठिनाई थी। मानव ने उन कठिनाइयों का सामना कैसे किया, ये उनके लिए समस्या का कारण। और बाद में उनकी कठिनाइयों को समझने के क्रम में भारत के तमाम इतिहासकारों ने और विश्व के तमाम इतिहासकारों ने, बड़ी संख्या में जो हिस्टोरियन रहे, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया और आज तक प्राचीन काल के मानव के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह आज भी विश्व के विद्वानों को ऐसा लगता है जैसे चिढ़ा रही हो कि दम हो तो पढ़ के दिखा, है ना? होता नहीं है कि दम हो तो पढ़ के दिखाओ। आज तक विश्व की सभी प्राचीन लिपियों को पढ़ा जा चुका है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे लास्ट में करना चाहिए, तब जब इतिहास विषय से आपका ठीक ठाक परिचय हो चुका हो, जब मानव व्यवहार से, मानव के जीवन से, मानव के विचार से आपका ठीक ठाक परिचय हो चुका हो। तो मैं आपको पहले मध्यकालीन इतिहास पढ़ा करके फिर प्राचीन इतिहास की ओर बढ़ूंगा। प्राचीन इतिहास की एक चुनौती है और एक बहुत बड़ा अवसर भी, और वह यह है कि प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम में कुछ प्रश्न मैपिंग से आते। उसमें अच्छी बात यह है कि उसके आंसर लिख करके आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नंबर आपको विद्यालय में, कॉलेज में मैथ में मिलता रहा होगा। मैथ में अगर आपने सब कुछ सही किया तो पूरा का पूरा नंबर मिलता था। नहीं, बाकी कोई भी पेपर होता था 2-4 नंबर तो काट ही लेते थे काटने वाले, चाहे वो मात्रात्मक गलतियों पर काट लें, या हो सकता है कि कोई शब्द आपका उनको पसंद ना आए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप उत्तर लिख करके दें और परीक्षक कहे कि कृपया भाषा की मर्यादा को बना कर रखें। आज एक बैच में एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर एक मॉक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें क्या है, दरअसल वो क्या है कि एक बच्ची ने प्रश्न किया मुझसे कि जिस समय नादिर शाह भारत में आए थे, तो मैंने कहा बेटा आया था। तो फिर बच्चे ने कहा जब अहमद शाह अब्दाली आए थे, मैंने फिर कहा आया था। तो उसने कहा कि सर एक बार ऐसे मॉक इंटरव्यू देख रही थी मैं, तो उसमें क्या हुआ कि किसी ने मोहम्मद अली जिन्ना को मोहम्मद अली जिन्ना कहा, जी नहीं कहा। तो जो मॉक इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि आपको जो है जी लगा करके बात करनी चाहिए, सम्मानजनक तरीके से। मैंने कहा जहां तक मैं जानता हूं जिन्ना के सारे साथी तो जिन्ना के साथ ही चले गए थे। अब ऐसा कौन है जिसको जिन्ना के नाम के आगे जी लगा कर सुनना है? जाहिर सी बात है, हो सकता है मॉक इंटरव्यू लेने वाला आपको छेड़ रहा हो कि देखते हैं आप तुरंत बैक फुट पर आ जाते हो कि नहीं, या आप में कुछ भय है क्या। क्योंकि यहां पर उसका सही उत्तर यह होना चाहिए कि सर मोहम्मद अली जिन्ना भारत में लाखों की मृत्यु का कारण रहा था, और ऐसी स्थिति में भारत के विभाजन का भी कारण, और जिन लोगों ने राष्ट्र को हानि पहुंचाई, कम से कम उन्हें सम्मान देकर के एक राष्ट्रवादी बात नहीं कर सकता। और मैं राष्ट्र के उत्थान के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा हूं कि प्रशासन में सिस्टम का हिस्सा बनकर के देश के विकास में योगदान दूं। हाँ, आरंभिक दौर में मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रवादी थे,
लेकिन बाद में वह पाकिस्तान का समर्थक था। नहीं, तो आपका यहाँ पर वाक कौशल देखा जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं आपको पहले मध्यकालीन इतिहास, ये ऐसे देखिए पीछे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा करके फिर आऊंगा प्राचीन इतिहास की ओर। लेकिन हम लोग कहने का मतलब है कि फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम कवर करेंगे, लेकिन सीधा नहीं, उल्टा। बात समझ रहे हैं? देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि घर का जो मेन एंट्री, मतलब मेन एंट्रेंस जहां से होता है ना, वो उतना बढ़िया नहीं सजा होता जितना बैक डोर। ऐसा कभी देखा है कि नहीं? हाँ, इसी बार देखिए, कई बार यहाँ तक कि बारात भी जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है तो आप देखिए सीधा घर के सामने से एंट्री नहीं मरवाते, पूरा गांव का चक्कर कटवाते। और घर अगर पीछे से ज्यादा बढ़िया दिख रहा है तो पीछे थोड़ा रोक करके बैंड बजवाएंगे, फिर ऐसा होता नहीं है। तो घर का लुक किधर से आ रहा है? तो हमारा जो पाठ्यक्रम है यह सामने से उतना अच्छा नजर नहीं आएगा, और पीछे से आप देखेंगे मतलब मेडिवल हिस्ट्री से तो ज्यादा अच्छा नजर आता है। इसी प्रकार लोगों के साथ भी होता है। कई बार आप किसी किसी को देखिए, वो पीछे से देख करके लगता है कि हाँ कोई होगा बहुत अच्छी पर्सनालिटी, और सामने से देखने पर डर जाएंगे आप। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर क्या है कि मध्यकालीन इतिहास से हम लोग पाठ्यक्रम शुरू करेंगे, और बाकी जो भी नए चेहरे क्लास में दिख रहे हैं, आप सभी का इतिहास विषय, और वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इतिहास विषय में आप सभी का स्वागत है। यह ऐसा पाठ्यक्रम है जो हमेशा से सदा बाहर रहा। तो यह ऐसा विषय है जिससे आप दूरी बनाकर नहीं रख सकते। यह समाज से जुड़ा हुआ मामला है, यानी कि यहाँ पर समाज से संबंधित घटनाएं भी आपको समझ में आती हैं। जैसे कि बहुत पहले से महिलाओं की क्या स्थिति रही समाज में, बहुत पहले से दलित वर्ग की क्या स्थिति रही, आज किसकी स्थिति कितनी दयनीय है, और किसकी स्थिति में कितना सुधार किया जाना है, यह आगे चल करके किसके लिए सोचने का विषय होगा? तो आपके लिए। और आप सोच समझ कर किसको सलाह देंगे? सरकार को। एक और बात समझिए, संविधान के संबंध में कोई संशोधन करना हो तो ये एक अलग विषय है। आर्थिक क्षेत्र में कोई संशोधन करना है तो एक अलग विषय है। लेकिन सामाजिक समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व आप पर होता है। और सामाजिक समस्याएं कहां पर कितनी हैं, यह आपको इतिहास पढ़कर ज्ञात होता है या इंडियन सोसाइटी? तो इतिहास पढ़कर। इंडियन सोसाइटी का आधार तो इतिहास ही बनाकर तैयार कर देता है। इंडियन सोसाइटी का कुछ पाठ्यक्रम पढ़ा आप लोगों ने? महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कहां से शुरू हुई होगी? कहां से? एंशिएंट हिस्ट्री में कहां से? वैसे हड़प्पा काल से शुरू होनी चाहिए, है ना? हड़प्पा काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसी प्रकार की कहानी आगे बढ़ती हुई फिर वर्तमान समय तक आती। तो मानव विकास की पूरी यात्रा आपको किस विषय में पढ़नी पड़ती है? इतिहास विषय के अंतर्गत। हाँ, कुछ भ्रामक जानकारियां हैं जिनके संबंध में बीच बीच में मैं प्रयास करता हूं कि वह सब समाप्त हो जाएं। यह अलग बात है कि मेरा अकेले का प्रयास काफी नहीं होगा। अभी एक मूवी आई थी कोई, और उसका बड़ा फेमस डायलॉग था कि जब तक सत्य अपने सूझ पहनता है, ऐसा ही कुछ था, तब तक असत्य अफवाह दुनिया के 3 चक्कर काटकर आ जाती है। पता नहीं दुनिया या भारत जो भी कहा हो उसमें, लेकिन आप भाव समझिए, अर्थ पर बिल्कुल मत जाइएगा, है ना? कौन सा मैं मूवी का डायलॉग लिखने का कार्य करता हूं, मैं इतिहास पढ़ाने का कार्य करता हूं। मूवी का डायलॉग इधर का उधर जोड़ करके मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। हम भारतीय हमेशा से चीजों को अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते रहे नहीं। हमारे यहाँ अगर कुर्सी पर भी बैठे हुए हैं तो आप देखिए उसको हिला डुला करके कम से कम 2 इंच का छेद वहां नहीं कर दिया तो बैठने वाले को धिक्कार है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, तो हम अपने हिसाब से, हमने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगति की हो या ना की हो, टेक्नोलॉजिया में हमसे आगे कोई है नहीं, और आज भी कोई टक्कर हमारी नहीं ले सकता है जिस प्रकार का कार्य हम करते हैं। और वर्तमान समय में आप देखिए तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको इसका जो है उदाहरण देखने को मिल जाएगा। पर हाँ, तैयारी करते हुए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तैयारी का अपना एक तरीका है। तैयारी जो है कमीशन की डिमांड के अनुरूप की जाती है, और कमीशन की क्या डिमांड है यह समझना आपका दायित्व है, यह आपकी जिम्मेदारी है, और समझाना हमारी जिम्मेदारी। तो मैं मध्यकालीन इतिहास के पाठ्यक्रम से शुरू करूंगा। एक और बात, इतिहास विषय का पाठ्यक्रम क्योंकि क्लास में आपको काफी विस्तार से पढ़ाया जाता है, लगभग लगा लीजिए कि 400 घंटे कम से कम आपका सिलेबस होता है, और 400 घंटे तक जो इतिहास विषय पढ़ गया उसको इतिहास जीएस के और बच्चों की अपेक्षा अधिक समझ में आता है। फिर उसको स्टडी मटेरियल भी ज्यादा समझ में आता है, कोई बुक पढ़नी पड़ी वो भी ज्यादा समझ में आता है, क्लास में भी ज्यादा पढ़ने को मिलता है। तो प्री, मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि इतिहास विषय का जानकार अच्छा बोल लेता है, और अच्छा बोलने वाला
इंटरव्यू में अच्छे नंबर प्राप्त करता है। कई बार बहुत ज्ञानी इंटरव्यू में कम मार्क्स लेके आते, लेकिन कम जानकार उनकी अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा नंबर लेकर के आते, ऐसा होता है। और ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपकी अभिव्यक्ति का जो तरीका होगा, इन सब के निर्धारण में इतिहास विषय का अपना योगदान होगा। मेरा मानना है कि प्री से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी एक साथ शुरू करनी चाहिए। और प्री के लिए क्या करना है, तो तथ्यात्मक जानकारी पर शुरू से बल देना है। मेंस के लिए क्या करना है, कॉन्सेप्ट पर शुरू से बल देना है। और इंटरव्यू के लिए क्या करना है, अपनी बातें रखनी, शुरू से सीखनी। इसीलिए क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जो भी आपको मिलता है डाउट्स क्लियर कराने के लिए, या शिक्षक जो भी समय आपको देता है लास्ट में बैठ करके कि डाउट्स क्लियर कराइए, आप शिक्षक से परिष्कृत भाषा में, मतलब आम बोलचाल की भाषा में नहीं, थोड़ा सा अच्छी भाषा में, जिस भाषा का प्रयोग अधिकारी करते हैं उस भाषा में बोलने का या बात करने का प्रयास करें। एक दूसरे से भी बात करने का प्रयास करें। जैसे आप मान के चलिए कि आए और किसी ने चेयर पर अपनी बैग रखी है, बगल में बैठे हुए हैं, तो आप उनसे ये मत कहिए कि बैग हटाओ, उनसे कहिए क्या आप अपना बैग हटाने का कष्ट करेंगे। पर ऐसा मत बोलिएगा कि कमेंट लगे, है ना। कई बार जैसे आपकी भाषा और आपका भाव अगर दोनों अलग अलग है तो लगता है कमेंट मार रहा है अगला, है ना। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कि अगर आप पूरे एटीट्यूड में बोलते और अधिक उग्रता आपके स्वभाव में है, तो बच्चों याद रखना कि नौकरी मिलती बड़े परिश्रम से है, लेकिन अस्थायित्व की गारंटी नहीं है, आ जाती बहुत जल्दी। अभी हाल ही में देखो, एक पेट्रोल पंप पर एक एसडीएम ने किसी को थप्पड़ मार दिया, और इसी प्रकार के कुछ उदाहरण देखने को मिल रहे हैं ना। कुछ समय पहले एक ऑफिसर थे, अपनी पत्नी को पीटते हुए, शायद उनका वीडियो आ गया था, कहीं कहीं पर पिटने का भी वीडियो आता है। तो दोनों ही मतलब आप पर प्रभाव ना डालें, ऐसा ना कुछ करें, ये आपका दायित्व है। व्यक्तित्व निर्माण कठिन कार्य होता है, असंभव नहीं होता, लेकिन इमोशन पर कंट्रोल करना, बातों को रखने का तरीका, ये आसान नहीं होता। पर आपने अगर सीख लिया, जो कि बहुत कठिन भी नहीं है, तो आप अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा सोच लेते हैं। और जो अच्छा सोच ले, अच्छा लिख ले, अच्छा बोल ले, वो बन जाता है ऑफिसर। अब ये मत कहना लेखक भी तो बन सकता है। मैंने जो बात की कि अच्छा सोचना, अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, वह पाठ्यक्रम से संबंधित। और जो कवि होते हैं उनका पाठ्यक्रम में कुछ भी आ जाता है। नहीं, कवि जो है, कवि की कल्पना, वो पुरानी लाइन है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि कहीं भी पहुंच जाते, आप कहीं भी मत पहुंचिएगा। आपका अपना पाठ्यक्रम होगा और पाठ्यक्रम के दायरे में आपको स्वयं को सीमित रखना है। पाठ्यक्रम के दायरे में आपको स्वयं को सीमित रखना है। मध्यकालीन इतिहास का जो पाठ्यक्रम है वो मैं आपको समझाऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा मध्यकाल में पढ़ना क्या है वो समझ लीजिए। वैसे देखा जाए तो मध्यकाल का मतलब बीच का काल, जो ना इधर का होता है ना उधर का होता है, और जो ना इधर का होता है ना उधर का होता है वो कहीं का नहीं होता है ना। तो मध्यकाल का जो मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम है बच्चों, वो कुछ ऐसा ही है, वो ना इधर का है ना उधर का है, और एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं का नहीं है और किसी का नहीं। मध्यकाल में सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो आरंभिक मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में। और मैं आपको बताऊं, और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा बोलने वाला हूं, जितना आक्रमणकारियों के बारे में हम पढ़ते हैं ना, उतना जहां से वो आए थे उनको भी नहीं पता होगा। जैसे महमूद गजनवी, उसके बारे में अगर अफगानिस्तान वालों से पूछा जाए ना, तो मुझे नहीं लगता है कि बता पाएंगे। नहीं तो कहिए चल के ढूंढा जाए उसका घर कहाँ है, अफगानिस्तान में। पर बड़ी समस्या है, पाकिस्तान पार करना होगा, और पाकिस्तान वाले पानी मांगने लगे तब फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम है, आपको क्या लगता है अलाउद्दीन खिलजी का कोई वंशज जो है जीवित है अभी? पर वंशज तो होने चाहिए ना। अब भाई बेटा बेटी कुछ भी हो, होते तो सबके हैं, और ऐसा तो है नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी अविवाहित रहा होगा, बल्कि ये लोग तो आवश्यकता से ज्यादा विवाह करते थे। तो कोई न कोई तो होना चाहिए ना, पर ऐसा है नहीं। जानते हैं कारण? जिस समय का इतिहास आप पढ़ने जा रहे हैं वो समय तलवारों का समय था। वहां पर साथ में भोजन हो या ना हो, पानी हो या ना हो, आवश्यकता की वस्तुएं हो या ना हो, पेन पुस्तक हो या ना हो, तलवार जरूर होता था। मतलब एक तलवार और कम से कम 3-4 चाकू।
ये सब साथ में रख के चलते थे, और जितनी सब्जियां नहीं कटती थी उससे ज्यादा हाँ गर्दनें काटी जाती थी। ऐसे समय का इतिहास है। तो उस समय के इतिहास में से भी हमें काम की वस्तुएं निकालनी है, जैसे सागर की गहराई में गोते मारकर कीमती धातुएं निकालना। हमें आपको वहां पर भी गहराई में गोते मार करके जो है विचार की गहराई में और आवश्यकता की वस्तुएं या आवश्यक या जानकारी की बातें आपको निकालनी है जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक ओर आप मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी ओर भारत के जो है तमाम ऐसे हिंदू शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया, वीरता के साथ युद्ध किया। दोनों के मध्य का जो संघर्ष है उसके बारे में आप विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यद्यपि इतिहास विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बच्चों अलग अलग दृष्टिकोण की अलग अलग व्याख्याएं हैं। जैसे इतिहास पर एक दृष्टिकोण है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, ये ब्रिटिश और उनके समर्थक लोगों ने लिखा। एक दृष्टिकोण है साम्यवादी दृष्टिकोण या कम्युनिस्ट लोगों का दृष्टिकोण, उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से लिखा। एक है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से लिखा। अब भारत का इतिहास अगर दूसरा कोई लिखता है, अब जैसे देखिए, यदि आपके बारे में आपके पड़ोसी से कहा जाए कि 4 पेज लिखो, तो मुझे लगता है कि 4 पेज में वो अपना टैलेंट ही दिखाएगा। या आपको लगता है 2-4 लाइन में आपकी तारीफ के पुल बांधेगा? मुझे तो ऐसा भरोसा नहीं। और अगर आपके माता पिता से कह दिया जाए कि इतिहास लिखो, तो मुझे लगता है जो शानदार लिख देंगे, ऐसा लगेगा कि आपसे दिव्य पुरुष पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अब दोनों जगह पर अतिवादिता है। अगर माता पिता लिखते हैं तब भी ज्यादा लिख देंगे, पड़ोसी लिखेगा तो सारी निगेटिव बातें लिख देगा। अब तीसरा कौन लिखे? कौन इतना फुर्सत में है कि हमारा आपका इतिहास लिखे? कोई है फुर्सत में? यहीं पर समस्या है। कई बार शासक स्वयं लोगों से कहते थे कि चलो हमारा इतिहास लिखो, और कई बार तो कह देते थे चलो मेरी प्रशंसा करो। अब प्रशंसा नहीं है तब भी करनी पड़ती। मान के चलो किसी के सर पर बाल नहीं है, क्लास में तो सब ठीक ठाक है ना, नहीं तो भी पता चला मुझ पर ही आप कहेंगे सर क्या बोलना शुरू कर दिए। अब मान के चलो किसी के सर पे बाल ही नहीं है, और अब कह दिया गया किसी को कि चलो मेरी तारीफ के पुल बांधो। अब सामने वाला गाना शुरू कर देता था कि काली काली जुल्फे तेरी, मतलब भले ही एक बाल ना हो, भले ही एक बाल ना हो, पर ऐसा ही होता था। जानते हैं बच्चों, जब राजपूत शासक अपनी तारीफ में गाने गवाते थे तो गाने वाले लोग क्या कहलाते थे? चाट भाट सुना है कभी? भाट, ये गाते थे, है ना। ये राजपूत शासकों की कई बार झूठी प्रशंसा करते। वैसे राजपूत शासक ज्यादातर प्रशंसा के योग्य ही थे, लेकिन जो नहीं था वो अपनी प्रशंसा करवाता था। अब दूसरी बात सुनो, मुस्लिम शासक कई बार कहते थे कि चलो कुछ लिखो हमारे बारे में। अब मुस्लिम शासक के बारे में जो लिखेगा, क्या लगता है बुराई लिखेगा? उसकी बुराई लिखेगा कि तुमको देखने से ही अच्छा खासा भला व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, ऐसा लिखेगा? नहीं, वो लिखेगा कि जब चलते हो तो कम से कम 50 मीटर दूर से स्मेल आती है, ऐसा लिखेगा। ऐसा नहीं लिखेगा, लिखेगा कि जब आप चलते हो तो चारों ओर सुगंध बिखर जाती, लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता है, आपकी मूछों पर जो ताव है, भले मूछ यहां से लटक कर यहां जाती हो, बात समझ रहे, लेकिन लिखा ऐसे ही जाता था। तो अब बड़ी समस्या है कि वास्तविक इतिहास का पता कैसे किया जाए। और यहां तक कि मुस्लिम शासकों ने कुछ लिखवाया एक बात, भारत के लोगों ने लिखा दूसरी बात, और बहुत सारा इतिहास यूरोप के लोगों ने लिखा जिनको भारत के बारे में आरंभिक दौर में कुछ ढंग से पता नहीं था। और भारत के बारे में लिखते हुए बच्चों, हिंदू मुस्लिम तो लंबे समय तक एक दूसरे से लड़ते हुए, कई बार बच्चों एक दूसरे से लड़ते लड़ते भी थोड़ा प्रेम हो जाता है। जहां तक मैं DDLJ याद कर पा रहा हूं, पहले दोनों में थोड़ा सा मतलब कलह की स्थिति थी। वो शाहरुख खान और क्या नाम था, अजय देवगन की पत्नी अभी है ना, हाँ, तो अजय देवगन की पत्नी में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति थी। और बाद में लेकिन लड़ते लड़ते जो है फिर अलग स्थिति है ना, जिंदगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और डॉट डॉट। तो ऐसा करके क्या होता है कि बॉलीवुड मूवी में दिखाते। यहां पर जो मैं बताना चाहता हूं कि लड़ते लड़ते कई बार बच्चों एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, एक दूसरे की आदत भी पड़ जाती। अभी भी कुछ लोग होते हैं, आप देखिए, जैसे आप अगर उनको देख रहे हैं, सुबह सुबह ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग मिलते हैं, वैसे सुबह सुबह उठते हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं एक दूसरे पर। आप परेशान हैं कि दोनों रोज लड़ते क्यों हैं। और किसी दिन अगर दूसरा कहीं चला गया और पहले वाले को देखो तो निराश बैठा होगा, उससे पूछो कि क्यों, इतना दुखी क्यों हो।
वो कहेगा कि वो क्या है कि आज वो कहीं चले गए हैं, मन नहीं लग, बिना लड़े उसका भोजन तक नहीं पचता है जब तक वो लड़ नहीं लेंगे। ऐसा होता है, हिंदू मुस्लिम लड़ते हुए, एक लंबे समय तक लड़ते हुए बच्चों एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए और एक दूसरे की समन्वित संस्कृति या एक दूसरे की संस्कृति से सीखते हुए समन्वित संस्कृति का विकास कर बैठे थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर। और समन्वित संस्कृति मतलब जैसे मुस्लिमों ने हिंदुओं की भाषा सीख ली और हिंदुओं ने मुस्लिमों की भाषा सीख ली। मुस्लिमों की भाषा जैसे फारसी हुआ करती थी, है ना, जैसे कि जो है उर्दू, और मुस्लिमों ने क्या किया, हिंदी सीख ली, अवधी सीख ली, तमाम लोकल लैंग्वेज सीख ली। जैसे अवधी भाषा अवध क्षेत्र में बोली जाती। और अभी मैं बात कर रहा था ना वो जो है रणवीर सिंह की अलाउद्दीन खिलजी के रोल में, अलाउद्दीन खिलजी और उधर रतन सिंह पद्मावती ये सब कहानी थी ना, इस पर अवधी भाषा में लिखा था कभी मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो भारत की भाषा हो गई अवधी भाषा। तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के साथ मिलकर के कई बार लड़ने लगे, समन्वित संस्कृति का विकास हो गया। इसी काल में आप पढ़ेंगे। लेकिन समस्या क्या हुई कि अब जैसे महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम भी थे, अकबर की सेना में राजपूत भी थे यानी हिंदू भी, औरंगजेब की सेना में हिंदू थे और शिवाजी की सेना में मुसलमान भी थे। बस समझ रहे हैं, समन्वित संस्कृति का विकास हो गया। पर हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता फिर तीसरे को पसंद नहीं आई। कई बार दो लोगों की मित्रता हो, जब तीसरा होता है ना, या अगर मित्र तीन लोग हैं, मतलब तीन लोगों में मित्रता है, तो अक्सर दो लोगों में नाराजगी ही रहती। आप अगर नोटिस करो, दो लोगों में जल्दी मतभेद नहीं पैदा होता, पर अगर तीसरा कोई है मित्रता में ही, तो कई बार दो दो का मतलब ऐसे दो एक एक अलग, फिर उसमें से दो इधर फिर एक अलग। अगर आपने बचपन से नोटिस करिए आप, तो ऐसा होता रहता था। और कई बार एक किसी से नाराज हुआ तो आपसे कहता कि उससे मत बोलना, अगर मेरे सच्चे मित्र हो उससे बात मत करना। अब पता चला आप तो दोनों के सच्चे मित्र हैं, तो आप इधर जाएं या उधर जाएं, है ना, फिर बड़ी समस्या खड़ी होती थी। यहां पर बीच में आए फिर यूरोप के अंग्रेज ईसाई, और उनको हिंदू मुस्लिम की एकता रास नहीं आ रही थी। उनको लगा कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के फिर तो शक्तिशाली हैं, और उन लोगों ने फिर भारत में एकता को कम करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में बच्चों इतिहास की संप्रदायवादी व्याख्या की गई। एक लेखक हुआ, उसने क्या किया, प्राचीन काल को कहा ये हिंदुओं का इतिहास है, हिंदू थे इस समय पर तो हिंदू काल। उसके बाद मध्यकाल को कहा मुस्लिम काल। तो एक बात बताओ, क्या मध्यकाल में मुस्लिम ही थे? हिंदू मंगल ग्रह पर गए थे, क्या हिंदू नहीं थे? और अगर मुस्लिम शासक थे बच्चों, तो क्या उससे कम हिंदू शासक थे भारत में? और अगर मुस्लिम शासक थे तो उनके दरबार में भी आप देखो औरंगजेब सबसे कट्टर शासक था, पर सबसे ज्यादा हिंदू कर्मचारी थे उसके समय में। सिर्फ शासक के आधार पर आप कह दे मुस्लिम काल था, तो क्या पूरे भारत पर मुस्लिम शासकों का शासन रहा होगा? इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो किस प्रकार से मुस्लिम काल हो गया? लेकिन सांप्रदायिक व्याख्या है ये, प्राचीन काल हिंदू काल, मध्यकाल जो है मुस्लिम काल, और आधुनिक काल जो है वो ईसाई काल कह दो या ब्रिटिश काल कह दो। इस प्रकार की व्याख्या करके भारत के इतिहास की संप्रदायवादी व्याख्या है। तो अगर कोई राष्ट्र विरोधी है तो कोई भी हो सकता है। आज भारत में जो लोग निवास करते हैं उनमें सांप्रदायिक एकता की भावना होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा संदेह को जन्म मिला बच्चों, जब भारत पाकिस्तान मतलब भारत बटा, उस समय सांप्रदायिक दंगे थे, थोड़ा सा संदेह को बल मिला। वो संदेह अभी तक विद्यमान है, लेकिन फिर भी यह समझने की आवश्यकता है कि भारत में जो भी भारतीय हैं, अगर हम एक दूसरे के नहीं हो सकते तो विश्व में हमारा कोई नहीं हो सकता। यह बात समझने की जरूरत है। और हाँ, देखा जाए तो जिनके पास बड़ा वक्त होता है अक्सर वही विवाद को जन्म देते हैं। वरना आप बताइए, बॉर्डर पर खड़ा होने वाला सिपाही धर्म देख के लड़ता है, और जब बॉर्डर पर लोग मरते हैं तो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। यही होता है ना। तो हमें अपना ही इतिहास पढ़ते हुए इस बात को ध्यान में रखना होगा। और मैं इस पर ज्यादा सफाई इसलिए दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं कुछ इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि सर आक्रमणकारियों के विरुद्ध ज्यादा बोल रहे हैं। और क्यों ना बोलूं, आक्रमणकारी थे तो क्या मैं सम्मान बढ़ाऊंगा उनका? जब आक्रमणकारी थे तो वैसे ही पढ़ाया जाएगा। पर आप ये मत सोचना कि मेरी भावनाओं को वर्तमान समय तक लेकर के मत आना। जब मैं कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ाता हूं तो मतलब उस काल में जा करके पढ़ाऊंगा, किस काल में ऐसा था, तब से लेकर अब में बड़ा अंतर है। हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध राष्ट्रपति के तौर पर शायद उनसे बेहतरीन राष्ट्रपति कोई कभी हो, हाँ कलाम जी, है ना। तो बहुत सारी चीजें, अब्दुल हमीद क्या कमाल का लड़े थे, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा और उसके बाद पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। और आज ही मैं जितनी प्रशंसा कर रहा हूं सुन लो उतनी, क्योंकि दोबारा शायद ही मुझे मौका मिले, इसीलिए पहले ही इतना ज्यादा बोल दे रहा हूं
कि पहले आप इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि मध्यकाल में चाहे वो सल्तनत काल हो या मुगल काल, दोनों में ज्यादातर मुस्लिम शक्तियों की आलोचना है, और दोनों ही काल में ज्यादातर भारत के लोगों को ये लोग अपना मानते ही नहीं थे। भारत के लोगों का उत्पीड़न करना अपने लिए धर्म का विषय समझते थे, उनको लगता था पुण्य की प्राप्ति होगी, भारत के लोगों का उत्पीड़न करना। तो इस प्रकार का इतिहास आप पढ़ेंगे, लेकिन इमोशन को साइड में करके, इमोशन को बिल्कुल साइड में करके आपको पढ़ना होगा। 4 पेपर आते हैं ऑप्शनल के अंतर्गत, 2 पेपर 4 पोर्शन, 2 पेपर 4 पोर्शन। और अगर 2 पेपर और 4 पोर्शन की बात की जाए तो एक पेपर जो है कितने नंबर का, 250, दोनों पेपर मिलाकर 500 नंबर का। अब उसमें अगर 4 पोर्शन किया जाए तो फर्स्ट पेपर में 2 पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, दोनों मिलाकर के मतलब 250 नंबर, और एक लगभग 125 नंबर, एक पोर्शन लगभग 125 नंबर। जीएस के पाठ्यक्रम में एक पूरा का पूरा विषय लगभग कितने नंबर का होता है, कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, लगभग 100 से 125 नंबर। वहां पूरा एक विषय है और यहां सिर्फ एक पोर्शन 125 नंबर का है, मतलब ये जीएस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ऑप्शनल पढ़ लिया तो मतलब इतिहास विषय जीएस में भी आपका स्ट्रांग हो गया, और आपको वहां पर पढ़ने की भी आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती, उसमें बैठ के पढ़ लिया तो समझ लो रिवीजन हो गया। क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मेडिवल हिस्ट्री है, तो यहां पर आपको राजनीतिक स्थिति भी बताऊंगा, सामाजिक स्थिति भी बताऊंगा, आर्थिक भी बताऊंगा, धार्मिक भी बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात सांस्कृतिक भी, कल्चरल। और जीएस के पोर्शन में आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ना पड़ता है, यहां पर मैं इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा, मतलब जो भी पोर्शन है आपका वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है। पढ़ना क्या है, तो जो मैं पढ़ाऊं इस बात का दावा रहेगा कि 99% क्वेश्चंस आपके नोट से ही एग्जाम हॉल में आएंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतना डिटेल से पढ़ा ही दिया जाएगा कि बाहर से आने की संभावना ना के बराबर। लेकिन फिर भी अगर नोट से हटकर कुछ पढ़ने का मन है तो बस एक पुस्तक आपको पढ़नी है, वो भी स्टडी मटेरियल के रूप में। एंशिएंट और मेडिवल के लिए एक पुस्तक है और थोड़ा पतली है, मॉडर्न और वर्ल्ड के लिए थोड़ा सा मोटी है। 2 पुस्तकें आपको मिलेंगी, बस 2 ही पढ़ना है। आंसर राइटिंग मैं क्लास में करवाऊंगा, लेकिन कुछ मॉडल आंसर वहां भी दिए गए हैं, कुछ मैं भी देता हूं। तो लेक्चर ध्यान से सुनना है, नोट्स पर कमांड करनी है, फिर स्टडी मटेरियल पढ़ना है, और उसके अलावा क्या करना है, तो आंसर राइटिंग का कार्य करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ मेरे नोट्स पर नहीं, मैं ऑप्शनल को टारगेट करूंगा। प्री कैसे आपका बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इतिहास विषय बेहतर होगा, और मैंने आपको एक बुक बताई, एक सरसरी निगाह डाल लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बाकी थोड़ा सा समझ और कॉमन सेंस के प्रयोग से यूपीएससी में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। एक बात समझ लीजिए, यूपीएससी में 100 में से 40 प्रश्न ठीक ठाक होते हैं, जिनका उत्तर देना अपेक्षाकृत आसान होता है। 40 से 60 तक वह पहुंच सकता है जिसकी समझ बहुत अच्छी। जैसे मान के चलिए किसी नए बच्चे को यहां पर खड़ा कर दिया जाए, इस बिल्डिंग की सारी लाइट बंद कर दी जाए और एकदम अंधेरा कर दिया जाए, और कहा जाए नीचे जाओ, चला जाएगा। और जो इस बिल्डिंग में, इस फ्लोर, इस हॉल में कम से कम 3-4 महीने से पढ़ रहा हो, अगर उसको कहा जाए तो वो चला जाएगा, नहीं ध्यान देता हुआ। लेकिन अब वो कैसे जाएगा, अपनी समझ के आधार पर, जो कुछ दिमाग में सेट है। 40 से 60 तक में अंधेरा होता है, मतलब आपको चीजें ढंग से पता नहीं होती, स्पष्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। आप कितना भी पढ़ लीजिए, एक नहीं 50 पुस्तकें पढ़ के जाइए, ये यूपीएससी का तरीका है। 100 में से 40 आसान होगा आपके लिए, 40 से 60 करना मतलब अंधेरे में आगे बढ़ना। उस अंधेरे में लठ भी होगा और सांप भी। अगर लठ को पकड़ा तो सांप मार दोगे, और अगर सांप को पकड़ा तब दिक्कत है। यहां सांप से आशय क्या है, माइनस मार्किंग। बात समझ रहे हैं। अगर आपने गलत प्रश्न जो है मतलब टच कर लिया या गलत कर दिया तो समस्या खड़ी हो जाती। तो इसका मतलब है सांप नहीं पकड़ना है, आपको अंतर करना समझना होगा। और अगर आपका विवेक काम कर रहा है, आप तुलसीदास जी की तरह इमोशनल नहीं है, तो मुझे लगता है आप डंडे और सर्प में अंतर जरूर कर पाएंगे। या तुलसीदास जी थे ना बच्चों, सर्प पकड़ करके निकल गए थे, है ना। हाँ, ऐसा कई बार होता है।
आपको विवेक का प्रयोग करना होगा। मतलब ऐसा नहीं सर्प तुरंत आपको काट लेगा, लेकिन जैसे मान के चलो आपने टच किया और लगा कि थोड़ा सॉफ्ट है तो सांप है नहीं, और अगर थोड़ा सा लगा कि नहीं हार्ड है तो तुरंत पकड़ लीजिए, हाँ लट है, इसी को भी जो है इसी के सहारे पर चलना है। तो आपको यह समझना होगा कि किस प्रश्न का उत्तर दे करके आप सेफ हो सकते हैं और कहां पर आपको समस्या खड़ी होगी, और यह भी अनुभव का विषय होता है अपने आप में। तो 40 से 60 तक आपको आपका कॉन्सेप्ट पहुंचाएगा और 60 तक जाने की आवश्यकता ही नहीं। 40 से 45 के बीच में पिछले कुछ समय से ज्यादातर लोग सेफ चल रहे हैं, तरीका यही है ना। और अगर 50 तक कर लिया 50%, तब तो आंख बंद करके मेंस की तैयारी करिए। बात समझ रहे हैं? 100 में 45 किया तब भी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, क्या पता उस समय कट ऑफ ही 40% पे जाए, ये कुछ भरोसा नहीं होता। कई बार बच्चों, जो लोग तैयारी जिनकी अच्छी नहीं होती वो एग्जाम देने नहीं जाते, फॉर्म भले ही भरा गया हो। इसलिए देखना 4 लाख लोग भरते हैं, पहुंचते 3 लाख लोग। जब मेरा बचपना था मुझे लगता था 1 लाख लोगों की बस वगैरह पंचर हो गई होगी, तो नहीं पहुंच पाए। बाद में पता चला कि जोश में आकर के फॉर्म भर देते हैं पर एग्जाम देने नहीं जाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे लोग, अच्छे कॉम्पिटिटर्स एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते। थोड़ा सा कम ऐसा होता है, बट ऐसा कई बार होता है। किस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, किस लेवल के बच्चे बैठेंगे, कहना कठिन कार्य होता है। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना, प्री देने के बाद मेंस के लिए जुट जाना है। और मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि शुरुआती दौर से प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी आपको साथ में करते हुए चलना है, ये करना है ना। तो हम लोग पहले कौन सा पेपर पढ़ने जा रहे हैं ऑप्शनल में? फर्स्ट पेपर। लेकिन फर्स्ट पेपर में भी पहले एंशिएंट हिस्ट्री ना पढ़ करके क्या पढ़ेंगे? मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। एक और बात, मध्यकालीन इतिहास के पाठ्यक्रम की अगर बात की जाए, अच्छा बाकी पॉजिटिव बातें तो आप जानते ही हैं हिस्ट्री की। इस बार हिंदी मीडियम से दोनों टॉपर किस विषय से थे? हाँ, हिस्ट्री ऑप्शनल से, है ना। हिस्ट्री ऑप्शनल वाला अपने विषय के साथ साथ दूसरे विषयों में भी अच्छा लिख जाता है। तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हैं, और बाकी आप लोग जानकार हैं, कोई कंफ्यूजन होगी तो मुझसे पूछ लेंगे। सेकेंड, ये फर्स्ट पेपर में जो मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है, ये जहां से शुरू होता है, देखा जाए तो डायरेक्ट ये मध्यकाल से शुरू नहीं होता बच्चों। ये मतलब डायरेक्ट मध्यकालीन इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, ये तो मुझे लगता है कि आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा ऐसे, है ना। ये जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, पर चलिए कोई बात नहीं। ये जो है इसमें जो भी है मैं आपको समझा दूंगा। क्या कुछ दिख रहा है पीछे? ब्लर नहीं हो रहा? पीछे हो रहा होगा, है ना, दिख रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो यहां पर जो सेकंड पेपर है आपका, यहां पर सेकंड पोर्शन बच्चों, फर्स्ट पेपर का सेकंड पोर्शन, तो यहां पर अगर देखा जाए तो 13 टॉपिक नंबर यहां पर 13 से शुरू, ये यहां पर। और बड़ी अच्छी बात है पाठ्यक्रम की, इन्होंने शुरू कहां से किया है? यहां से देखा जाए तो राज्य व्यवस्था, उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप में प्रमुख राजनैतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्गम और उदय। उद्गम एवं उदय कुछ तो अंतर होगा, शब्द 2 बार है। वैसे देखा जाए तो उदय, उद्गम, उद्भव लगभग एक मतलब समानार्थी टाइप के लगते हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। प्रश्न में कहा गया है उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप क्या होता है? दक्षिण भारत। इसमें सबसे पहले कहा है उत्तर भारत, और उत्तर भारत में राजपूत रहते थे या दक्षिण भारत में? तो क्या दक्षिण भारत में क्षत्रिय नहीं रहते थे? वहां भी है, बस कास्ट सिस्टम नॉर्थ में ज्यादा प्रभावशाली, उत्तर भारत में राजपूत। और उत्तर भारत की जरा सा विशेषता देखिए, उत्तर भारत में सबसे उत्तर में कौन सा माउंटेन है? हिमालय। हिमालय भारत की सुरक्षा करता है, भारत को कुछ देता भी है, बहुत कुछ देता है। जड़ी बूटियां जो कि बहुत आवश्यकता, खनिज संपदा, उससे भी बढ़कर यदि हिमालय नहीं होता तो ठंडी वायु और शुष्क वायु भारत में प्रवेश करती और उत्तर का एरिया पूरा जो होता वो हाँ अनुत्पादक हो जाता, उत्पादन नहीं होता, समस्या खड़ी हो जाती। और जब मानसून जाता है हिमालय से टकरा कर फिर वापस बारिश उत्तर भारत में ठीक ठाक,
और उत्तर भारत में ठीक ठाक, तो क्या बारिश का कृषि कार्य से कोई संबंध है? तो कृषि कार्य बेहतर। एक दूसरी बात, क्या हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हैं? जिस समय गर्मियों में दक्षिण भारत की नदियां सूख जाती हैं, उत्तर भारत में हिमालय की चोटियों की बर्फ पिघलती है और पानी कहां जाता है? नदियों में। इस प्रकार, और सबसे बड़ी बात, जब नदियां दूर तक जाती हैं तो बच्चों अगर छोटे छोटे पत्थर भी नदियों में तैर रहे हो ना, तो एक दूसरे से घिसते हुए और बारीक हो जाएंगे, और यहां तक कि कई बार जो है मिट्टी तक भी कट करके नदियों के माध्यम से चलती है। और उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको कृषि योग्य बनाने में, उसमें सिंचाई हेतु योगदान देने में किसका बड़ा योगदान दिखेगा? हिमालय का और वहां से निकलने वाली नदियों का। और क्योंकि उत्तर भारत अधिक उत्पादक है, उत्तर भारत में बहुत सारे संसाधन, उत्तर भारत में कृषि कार्य बेहतर, इसीलिए भारत की सर्वाधिक आबादी आरंभ से ही सबसे ज्यादा कहां बसी? उत्तर भारत में। वर्तमान समय में भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां है? तो उत्तर भारत में। और उत्तर भारत जो है वह राजनीतिक संघर्ष का बड़ा केंद्र रहा। जहां पर संसाधन ज्यादा होंगे वहां पर आक्रमण ज्यादा होंगे। पर सोचने वाली बात यह है, बताओ आज भारत ज्यादा समृद्ध है या यूरोप के देश? भारत ज्यादा समृद्ध है या अमेरिका? तो बच्चों क्या बात है कि जब हम समृद्ध थे तब दुनिया भर के लुटेरे भारत में घुस आते थे मुंह उठाकर। यूरोप क्यों नहीं जा रहे फिर? अमेरिका क्यों नहीं जा रहे? और ऑस्ट्रेलिया तो अकेले में है। इसे कई बार गांव में सारे घर एक साथ है और एक घर गांव से दूर खेत में, और अक्सर लुटेरों के टारगेट में फिर वही घर आता भी है, अकेले होता है। ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा ही है ना, पूरी दुनिया से आप देख लीजिए थोड़ा सा दूर है ये, पूरी दुनिया से जो ऑस्ट्रेलिया है वो थोड़ा सा दूर है। तो मुझे आपसे जानना है कि भारत में तो बहुत से लुटेरे समय समय पे घुसते रहे, और विशेष करके ज्यादा किसको लूटते रहे, उत्तर भारत या दक्षिण भारत? उत्तर भारत। तो आज जब विश्व में तमाम देश हमसे ज्यादा समृद्ध हैं तो लुटेरे वहां क्यों नहीं जाते फिर? क्या आप लुटेरे समाप्त हो गए? मतलब जब हमारी बारी थी, वो कौन सी लाइन है बच्चों, आज की रात ये पता नहीं क्या मेरे साथ हुई, मेरे घर को छोड़कर सारे शहर में, कुछ ऐसा ही। अगर इसको ऐसा कर दिया जाए कि सारे शहर को छोड़कर मेरे ही घर पर बरसात हुई, मेरा घर डूब गया, दुनिया भर के लुटेरों ने भारत पर हमला किया, आज यूरोप पर हमला करने क्यों नहीं जाते और अमेरिका पर क्यों नहीं? अच्छा, लुटेरा लुटेरे को लूटने जाएगा? ये सब प्रोफेशनल लुटेरे हैं। यूरोप अमेरिका जो है ये खुद इसी क्षेत्र में टैलेंटेड हैं। और दूसरी बात बताइए, क्या वहां के लोग अपने यहाँ बॉर्डर पर बोर्ड लगाए हुए हैं, आइए आपका स्वागत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया परिवार है? पर भारत में लगा था। भारतीयों का हृदय बहुत बड़ा था, उसमें पूरी दुनिया बस सकती थी, इतना बड़ा था। तो भारत में लोगों का आना होता रहा, और दुनिया भर में इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। एक और बात, भारत में जब कोई भी आक्रमण करता था तो नई योजना के साथ और अत्याधुनिक हथियार के साथ। और हमारे यहाँ हम भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता, यदि जिम्मेदारी नहीं है सर पर, हम सोते हैं, और हमको इतनी नींद आती है कि कुंभकर्ण भी शर्मा जाए कि मुझको तो ब्रह्मा जी ने कह दिया था, वरना मैं इतना लंबा नहीं सोता। और विशेष करके पुरुषों को देखो, अगर मौका मिल जाए, अब वैसे मुझसे तो ऐसे कुछ छिपा नहीं है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी कम्पटीटर रह चुका हूँ। घर पर जाने के बाद अगर घर पर पिताजी थोड़ा सा मतलब अच्छे, मतलब क्या वो विनम्र हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होते, और कोई काम आपसे ना कहा जाए, तो ज्यादातर ऐसे होंगे जिनको सबसे ज्यादा नींद आती है, फिर आराम से सोते रहते। या हो सकता है एमपी वाले ना सोते हों, सोते हैं, हाँ खूब जो है सोएंगे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हम भारतीयों का स्वभाव है, और जिस समय जिम्मेदारी हम पर आ पड़ती है उस समय हमसे तेज कोई दौड़ता भी नहीं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, बाइक लेके सामान लेने जाते हैं, और बाइक के आगे भी सामान, बाइक के पीछे भी सामान, कुछ सामान यहाँ लटका के लेके आते हैं। सबसे ज्यादा जो है फास्ट काम करने वाले, तेजी से काम करने वाले भारत में ही पाए जाते हैं। लेकिन आपात स्थिति में बड़ी विडंबना रही बच्चों कि जब भारत पर मध्यकाल में मुस्लिम शक्तियों का आक्रमण हुआ तो हमको तैयार होने तक का मौका भी नहीं मिला, हम सोते रह गए और अचानक से हम पर हमला हो गया।
हमारे यहाँ लोग हमला करने आते थे तो तलवार लेके आते थे। तलवार लेके कोई आया तो कई बार देखो यहाँ मूवी में ऐसा दिखाया जाता है बच्चों कि ऐसे तलवार लेकर के सोते हुए व्यक्ति पे विलेन ऐसे तलवार उठाता है, तब तक उसकी आंख टप से खुल जाती, जो सोया होता है तुरंत वो लड़ाई कर लेता है। पर बच्चों बताओ अगर कोई 50 मीटर दूर से तीर मार दे तब सोया हुआ व्यक्ति सोता रह जाएगा कि नहीं? तलवार की जरूरत ही नहीं। आप जानते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले सबसे ज्यादा तीर धनुष चलाने में एक्सपर्ट होंगे। अब फिर बड़ा प्रश्न बनता है कि सबसे बड़े तीरंदाज तो भारत में रहते थे। त्रेता में राम जी, द्वापर में अर्जुन, इनसे बड़ा तीरंदाज कौन? तो क्या हुआ कि हमने तीरंदाजी भुला दी, बाकी दुनिया वाले तीरंदाजी में माहिर हो गए। कई बार संपन्नता क्षमता को कम करती है और संघर्ष क्षमता को बढ़ाता है। नहीं, हमारे देश में आर्थिक संपन्नता थी, हम लापरवाह हो गए, और जिन देशों में आर्थिक कठिनाइयां थी उन्होंने क्षमता बढ़ा ली। भारत में आने वाले जितने भी आएंगे बड़े क्षमतावान हुआ करते थे और हमने अपनी ही हरकतों से क्षमता घटाई थी। मध्यकाल का जो आपका पाठ्यक्रम शुरू होता है वो जिस टॉपिक से शुरू होगा, उत्तर भारत पर शुरू से ही ज्यादा बल दिया गया है। उत्तर भारत पर शुरू से ही ज्यादा बल दिया गया है और इसमें उत्तर भारत में भी आप देखिए शुरुआत इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात से की, चोल वंश और ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज। इन्होंने चोल वंश के बारे में बात की, ये बड़ी अच्छी बात है। जानते हैं क्यों? मध्यकालीन इतिहास से पहले पूर्व मध्यकाल आता है। आप इस पर मत जाइएगा, ये सब मैं पढ़ दूंगा और लिखवा भी दूंगा। ये पूर्व मध्यकाल है और पूर्व मध्यकाल जो है, पूर्व मध्यकाल का जो समय पड़ता है बच्चों, ये 750 ईस्वी से लेकर के और फिर 1200 ईस्वी तक पड़ता है, 1200 ईस्वी तक। तो मध्यकाल से पहले क्या है? उससे पूर्व का काल, पूर्व मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल में अगर कहा जाए तो एक वंश ऐसा था जो बड़ा ही शक्तिशाली था, चोल वंश। शक्तिशाली तो और भी लोग थे, जैसे चौहान, पूर्व मध्यकाल में ही चौहान, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और चोलों में थोड़ा अंतर है। पृथ्वीराज चौहान राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे, चोल राजनीतिक रूप से तो थे ही। श्रीलंका पर कब्जा, दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा, बंगाल पर हमला, बड़े ताकतवर थे। यानी अगर इसी को मैप पर रखा जाए, इसी को मैप पर रखा जाए बच्चों, तो पृथ्वीराज चौहान का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, और चोल का मतलब इधर तो ताकतवर थे ही, श्रीलंका पर भी कब्जा और अपना प्रभाव बढ़ाया, इधर बंगाल पर अटैक, इधर दक्षिण पूर्व एशिया पर अटैक, बहुत सारे क्षेत्रों को नियंत्रण में लिया। कौन ज्यादा शक्तिशाली निकला? सैन्य शक्ति के मामले में और वैसे भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, चोलों की एक उपलब्धि और रही है, सांस्कृतिक। बड़े बड़े मंदिर बनवाने का श्रेय चोलों को प्राप्त है। और इसी काल में उत्तर भारत में सबसे शानदार मंदिर बनवाने का श्रेय एक वंश को प्राप्त है, और वह वंश सिर्फ चौहान वंश के सामने ही हारा था। वहां के लोग चौहानों के सामने हार गए, वरना वो किसी से हारते नहीं थे आसानी से। और वे थे बुंदेलखंड के लोग, कालिंजर, महोबा वाला एरिया। आल्हाउदल का नाम सुना है ना? महोबा से थे। बुंदेलखंड बहुत ताकतवर लोग होते थे। वैसे जरा बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति बताइए तो? मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी भी, और पहाड़ी क्षेत्र के लोग ज्यादा संघर्ष करते हैं, उनके लिए जीवन आसान नहीं होता, और जो संघर्ष करते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। बुंदेलखंड की बहादुरी शुरू से ही पॉपुलर रही है। वो कौन सी लाइन है? बड़े लड़ैया महुआ वाले, उनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। महोबा वाले, हाँ ये मैं भी जानता हूं, है ना? ये अलग बात है, महोबा गया नहीं हूं, जाऊंगा।
तो यहां पर पता चला कि बुंदेलखंड का एरिया, यहाँ के लोग बड़े ताकतवर और बड़े संघर्षशील भी। बच्चों यही बुंदेलखंड के लोग हैं, चंदेल वंश के लोग, जिनके द्वारा बड़ी संख्या में मंदिर निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। और ये मंदिर कहाँ है वर्तमान समय में? खजुराहो में। आप बताइए, चोल बच्चों जिस काल में लोगों पर विजय प्राप्त कर रहे थे, चोल विजय की स्मृति में मंदिर बनवाते थे। जब वो कहीं पर सफलता प्राप्त करते थे तो मंदिर बनवाते थे। तो सांस्कृतिक उपलब्धि है उस काल की। और बताइए, सांस्कृतिक उपलब्धि को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं कि नहीं? राजनीतिक उपलब्धि कुछ समय में समाप्त हो जाती है, पर सांस्कृतिक वह लंबी चलती, सांस्कृतिक उपलब्धि लंबी चलती। तो आपको यह जो काल होगा, इस काल की राजनीतिक शक्तियों के बारे में तो जानना ही है, लेकिन संस्कृति को जोड़ करके। और हां, राजनीतिक देखना है, प्रशासनिक भी देखना है। अच्छा, प्रशासन अगर अच्छा हो तो राजनीति के क्षेत्र में प्रगति होती है कि नहीं? सरकार प्रगति करती है। इसलिए आप जैसे लोगों को अधिक योग्य बनाया जाता है कि आप में क्षमता का विकास हो, बहुत अधिक क्षमता हो। और राजनीतिक प्रशासनिक अच्छा है तो सामाजिक कैसा होगा? सामाजिक अच्छा होगा। जिस काल की बात मैं करने जा रहा हूं, राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा सा ठीक ठाक स्थिति थी, प्रशासनिक क्षेत्र भी ठीक ठाक था, बल्कि ठीक ठाक नहीं था। यहीं से गड़बड़ी शुरू है। आप में से कोई ऐसा है जो 4 भाई बहन हो या 5 भाई बहन हो? बहुत से लोग होंगे। कुछ लोग घर में सबसे बड़े भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा भाई, पिताजी ने कोई काम कहा तो अपने छोटे भाई से कहता है। पिताजी ने कहा पानी लाओ, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा पानी लाओ, छोटे वाले ने अपने छोटे से कहा पानी लाओ, फिर उसने अपने छोटे से कहा पानी लाओ। सबसे छोटा वाला बेचारा सबसे परेशान होता है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर बोलता हुआ फिर पानी लेकर के आएगा। ऐसा होता है। पर अगर वो पानी लाने जाए और आए ही ना, किसकी कुटाई होगी? हाँ, सबसे बड़े वाले की। ये राज्य है, ये है राज्य। यहां पर राजा, पूरे राज्य का दायित्व किस पर होना चाहिए था? दायित्व के बदले क्या मिलता? कर। राजा का दायित्व संभालने का मन नहीं किया और कर लेने का मन था। जैसे कई बार गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद विशेष करके टीचर खुद नहीं जाते, किसी और को भेजते। अगर उनको 50,000 वेतन मिलता है तो सामने वाले को कितना देंगे? 10,000। और बोलेंगे जाओ पढ़ाओ। बैठे बैठाए 40,000 किसका हुआ? अभी एक BSA साहब थे, वो तो पढ़ाने भी नहीं जाने देते थे, तभी वेतन पहुंचवाते थे। मास्टर ने जाके कूट दिया। वीडियो देखा था। बहुत ज्यादा मोबाइल देखना ठीक नहीं है। यहाँ पर राजा, और राजा बच्चों, राजा जो है अपने दायित्व से बचना चाहता था, तो राजा ने क्या किया कि हाँ, सामंतों को क्षेत्र दे दिया। सामंत मतलब जैसे आज आप लोग ऑफिसर होंगे ना, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इस समय समझ लीजिए अधिकारी हैं ये। सामंत मतलब अधिकारी। और अब जो है विभिन्न क्षेत्र, क्योंकि सामंतों को दे दिया, विभिन्न क्षेत्र जो है इसी प्रकार से सामंतों को दे दिया, और सामंतों को दे दिया, तो अब सामंतों को अगर क्षेत्र दे दिया तो सामंतों का दायित्व यह था, सामंतों का दायित्व यह था कि आप जो है अपने क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट करो, वहां का शासन देखो। और सुनो, अपनी सैलरी रख लेना, सेना की टुकड़ी दे देता हूं, उनको भी सैलरी दे देना, अपने क्षेत्र का प्रशासन देखना। लेकिन जो पैसा बच जाए वो किसके पास भेज देना? फिर राजा साहब के पास काम क्या बचा? फिर राजा साहब शिकार करेंगे, राजा साहब डांस करवाएंगे, राजा साहब गाना गवाएंगे, अपनी प्रशंसा सुनेंगे, ड्रिंक करेंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। कौन सा गाना था वो?
नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। सामंतों को दायित्व मिला, यहां तक कि सामंत अगर मर जाए तो किसी और अधिकारी को भेजो ना वहां पर। नहीं, इतनी टेंशन नहीं लेना, उसका अपना बच्चा सामंत होगा। बच्चा कमजोर हो तब, नाकारा हो तब, नहीं। बताइए बच्चों, अगर इस प्रकार से वंशानुगत नौकरशाही हो, आज की डेट में जितने डीएम एसपी हैं सब, आज यूपीएससी एग्जाम खत्म हो जाए और सब वंशानुगत कर दो, डीएम का बेटा ही कल को डीएम होगा, बताओ नौकरशाही कमजोर होगी या ताकतवर? हाँ, क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि आज आप बहुत मेहनत करके फिर सफलता प्राप्त करते हो और हजारों की भीड़ में सिद्ध करते हो कि मैं क्षमतावान हूं, अर्जुन जैसी प्रतिभा है मुझ में। पर अगर डीएम का बेटा डीएम होगा तो जरूरी है क्षमतावान हो, एसपी का बेटा एसपी होगा तो जरूरी है क्षमतावान हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। यहां पर पता चला कि अब नौकरशाही कमजोर होगी। दूसरी बात, सामंतों ने भी क्या किया कि डांस देखना शुरू किया, उन्होंने भी गाना गवाया और फिर क्या किया, अपना एरिया छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया। पता है किसको दिया? छोटे सामंतों को। छोटे सामंत, इसे कहते हैं ऊपर से भी सामंतवाद। राम शरण शर्मा का नाम सुना है? राइटर हैं जो कहते हैं ऊपर से भी सामंतवाद, नीचे से भी सामंतवाद। शासक दायित्व उठा रहा है, सामंत दायित्व उठा रहा है, उप सामंत भी क्या पता नीचे छोटे छोटे कर्मचारी नियुक्त करके वो भी डांस शुरू कर दे। नहीं, इस स्थिति में समझौता ये होता था कि कोई बाह्य आक्रमणकारी हमला करे तो राजा और बाकी सारे सामंत सेना लेकर जाकर उसका सामना करेंगे। अब एक बात बताओ, राजा तो चला लड़ने, और अगर कुछ सामंतों का मन किया कि नहीं अभी कल ही मैंने बुकिंग की है, हमारे यहाँ प्रोग्राम है, 3 दिन तक जो है नाच गाने का प्रोग्राम चलेगा, मैं नहीं आ सकता। बताओ बच्चों, राजा जाएगा पर क्या आएगा? नहीं आएगा, राजा मारा जाएगा। यह जो सामंतवादी व्यवस्था है ये समस्या का कारण बन जाएगी। और यह समस्या किस समय की है? पूर्व मध्यकाल की। आपको सामंतवादी व्यवस्था देखने को मिलेगी इसी काल में। आप जानते हैं अंग्रेजों की सेना में 3 लाख में से 2.5 लाख भारतीय थे और महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारी की सेना में बड़ी संख्या में हिंदू थे। आप बताइए कैसा समाज होगा इस काल का? समस्याएं होंगी। अच्छा ये बताइए, अगर पर्दा प्रथा बढ़ी या महिलाओं का अपमान हुआ तो क्या महिला शिक्षा प्रभावित होगी? क्या महिलाओं की स्थिति प्रभावित होगी? सब प्रभावित हो जाएगी। महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली जाएगी। और पिछले कुछ समय से देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास है, बल्कि देश की आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार का टारगेट रखा गया, तब जाकर की स्थिति बेहतर हुई। यही समय है जब समाज पर प्रभाव हो। आप बताइए क्या संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ेगा? बहुत से मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। क्या धर्म पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे, और दूसरी बात बहुत से लोग धर्मांतरण करेंगे। तीसरी बात संघर्ष को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में अगर संघर्ष को प्रोत्साहन मिला, अशांति फैली, तो विकास होगा या विनाश? विनाश होगा। भारत समस्या से ग्रसित हो जाएगा। और ये सारी बातें किस काल में पढ़ते हैं आप? और बहुत डिटेल से, बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं यहाँ से। अब यहीं से देखो, राजनीति भी है, प्रशासन भी है, समाज भी है, संस्कृति भी है, धर्म भी है, पूर्व मध्यकाल का। तो आपका कई सारा विषय का पाठ्यक्रम एक साथ शुरू होता है जब आप इतिहास पढ़ते। तो यहां पर पता चला बच्चों की ऐसी स्थिति में जो बात हम लोग कर रहे थे कि ये जो है यही काल है। आप देखिए अगला आपका टॉपिक ही दे दिया, भारतीय सामंतशाही, सामंतवाद, यहीं से उठाना पड़ेगा। कृषि अर्थव्यवस्था और नगरीय बस्तियां। सामंतवाद मतलब प्रशासन कमजोर, प्रशासन कमजोर मतलब राजा कमजोर, यही
एक नाम लेने जा रहा हूं, बीडी चट्टोपाध्याय। बीडी चट्टोपाध्याय अलग हैं। उन्होंने कहा कि सामंतवाद ने विकास का कार्य किया था। कैसे? कई बार राजा के पास ऐसी भूमि है जहां अच्छा कृषि कार्य नहीं होता, राजा ने भूमि किसी सामंत को दे दी, सामंत जाकर वहां कृषि कार्य को प्रोत्साहन दे सकता है। एक दूसरी बात भी है, भारत में सामंतवादी व्यवस्था तब शुरू हुई जब राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमिदान देना शुरू किया, और जब राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमिदान दिया तो ऐसे क्षेत्रों में दिया जहां भूमि उपजाऊ नहीं थी। ब्राह्मण वहां पहुंचे, विशेष करके वहां जनजाति लोग रहते थे जंगल में या जंगल के किनारे। ब्राह्मणों ने वहां जा करके जनजाति लोगों से मेल मिलाप किया, और जनजाति लोगों से मेल मिलाप किया तो वहां भी अपना स्थान बना लिया, महत्व प्राप्त किया, और जनजाति लोगों को कृषि कार्य में संलग्न किया। ऐसा भी किया तो कृषि क्षेत्र का विकास होगा या विनाश? कृषि क्षेत्र का विकास होगा। एक और बात, अगर कोई जनजाति नेता विकास की मुख्य धारा में आना चाहे तो मान के चलो कोई कबीले का प्रमुख है और कबीले के प्रमुख का मन है विकास की मुख्य धारा में आने का, जंगल के किनारे रहता है, समाज में 4 जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर कबीले के प्रमुख का मन है कि मैं भी एक राजा बन जाऊं या मैं क्षत्रिय बन जाऊं, कौन बनाएगा? ब्राह्मण। बदले में कुछ मिल सकता है, और भूमि दान में, और भूमि दान मिलेगी। उस पूरी भूमि का मालिक कौन होगा? ब्राह्मण। पूरा स्वामित्व किसका होगा? कुछ लोग मानते हैं यहीं से सामंतवाद निकला है, मैं आपको समझाऊंगा। तो इस प्रकार से तो फिर ब्राह्मण कृषि कार्य को प्रोत्साहन देंगे। अच्छा, कृषि कार्य को प्रोत्साहन देने पर जब उत्पादन बढ़ जाता है, अधिक होता है, तो क्या व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है? और अगर व्यापार को प्रोत्साहन है तो क्या व्यापारी केंद्र नगरों के रूप में विकसित हो जाते हैं? इंदौर कैसे विकसित हुआ है? व्यापार के कारण। तो मानना है कि इससे डेवलपमेंट हुआ, इससे विकास हुआ। और अगर विकास है तो क्या सांस्कृतिक योगदान भी होगा? किसको मैं बता रहा था अभी बड़े ताकतवर थे नॉर्थ में? चौहान। पहले सामंत थे। चंदेल। बहुत से लोग आपको सामंत मिलेंगे, पहले सामंतों से उसके बाद फिर ताकतवर हो गए। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। कहने का आशय यह है बच्चों कि यहां पर जो है अब ये मानना है कि कृषि अर्थव्यवस्था और नगरीय बस्तियां प्रभाव में आई। और ये बताइए, जब क्या व्यापार बढ़ेगा तो व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। तो यहां पर आप देखिए व्यापार वाणिज्य, और फिर देखिए समाज में ब्राह्मण की स्थिति और नई सामाजिक व्यवस्था। ऐसी स्थिति में किसका सम्मान ज्यादा बढ़ेगा? ब्राह्मण। और दूसरा क्षत्रिय। 2 का प्रभाव ज्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद फिर देखो, मैं बात कर रहा था ना स्त्रियों की स्थिति, तो अगला टॉपिक क्या आ गया? महिलाओं की स्थिति। अच्छी दिखेगी या खराब? खराब दिखेगी। जो अच्छी होगी मैं बताऊंगा। और भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस के क्षेत्र में हमने क्या प्रगति की, और अगर आर्थिक प्रगति है तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति तो होगी। काल मैं स्पष्ट नहीं करूंगा, कठिन कार्य भी है। लेकिन यही सोमनाथ के मंदिर में जब गजनवी ने हमला किया, एक विशाल काय शिवलिंग मंदिर के बीचों बीच लटका था, बिना किसी बेस के, बंधा नहीं था किसी से, बीचों बीच लटका था। जादू, मंत्र या साइंस? साइंस था। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति। इस प्रकार से आपका एक जो टॉपिक है वो 13वां पूरा हो जाएगा। और एक और बात यहां पर समझिए कि जो है मतलब इतिहास विषय इस प्रकार से पढ़ना है कि एक टॉपिक पूरा पढ़ लेने के बाद हम लोग उस टॉपिक से आए हुए सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नों पर आंसर राइटिंग भी करेंगे, कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी देखेंगे, और उस टॉपिक पर कमांड करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यह कार्य करना है ना। और साथ साथ आपको एक काम और करना होगा। अब मैं आपको जो भी टॉपिक यहां से मतलब पढ़ाना शुरू करूंगा, यहां से आप जैसे ही मैं टॉपिक कंप्लीट करूं, आपको मैं लास्ट का 1 या 2 दिन बोल दूंगा, उसमें आप वह टॉपिक स्टडी मटेरियल से भी पढ़ के आ जाइएगा। शुरू में आप मत पढ़िए, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, फिर पढ़िए, फिर कम समय लगेगा। तो थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उससे शब्द भंडार बढ़ जाता है, लेखन कौशल अच्छा हो जाता है।
तो आपको यह कार्य करना होगा, है ना। तो जरा लिखना यहां से शुरू करिए, तो सीधा लिखिए। पहले तो लिखिए इतिहास। इतिहास, इतिहास लिख करके लिखिए, इतिहास लिख करके लिखिए 2 प्रश्न पत्र, ऐसा लिखिए। इतिहास लिख करके लिखिए 2 प्रश्न पत्र। इतिहास में 2 प्रश्न पत्र। और फिर लिखिए 2 प्रश्न पत्र। लिखिए प्रथम प्रश्न पत्र। और इसके नीचे लिखिए प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। और उसके नीचे मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। अब फिर नीचे लिखिए द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र। और इसमें लिखिए आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। और नीचे लिखिए विश्व इतिहास। भारत का इतिहास, फिर नीचे लिखिए विश्व इतिहास। विश्व इतिहास। जहां आपने लिखा प्रथम प्रश्न पत्र, उसके सामने लिखना 250 मार्क्स, 250 अंक, मतलब 250 नंबर का। प्रथम प्रश्न पत्र है 250 नंबर का, और दूसरा प्रश्न पत्र के सामने भी लिखिए द्वितीय प्रश्न पत्र, 250 मार्क्स, 250 अंक। अब अलग से हेडिंग डालिए प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र। और इसमें लिखिए, फिर नीचे हेडिंग डालिए मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और फिर लिखिए, नीचे हेडिंग डालिए प्रारंभिक। फिर नीचे लिखिए प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। और इसमें लिखिए सबसे पहले राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था डैश करके उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप में। उत्तरी भारत एवं प्रायद्वीप में प्रमुख राजनैतिक घटनाक्रम। प्रमुख राजनैतिक घटनाक्रम चोल वंश। इसमें लिखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज। चोल वंश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं समाज। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में भारतीय सामंतशाही
भारतीय सामंतशाही। भारतीय सामंतशाही। फिर लिखिएगा कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय बस्तियां। कृषि अर्थव्यवस्था एवं नगरीय बस्तियां। फिर लिखिए व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। फिर लिखिए समाज। समाज और फिर डैश करके ब्राह्मण की स्थिति। ब्राह्मण की स्थिति और नई सामाजिक व्यवस्था। फिर लिखिए नई सामाजिक व्यवस्था। नेक्स्ट लाइन में स्त्री की स्थिति मतलब महिलाओं की स्थिति। फिर लिखिए भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लिख लिया। बच्चों धार्मिक दृष्टि से भारत में 4 युग बताए जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ज्यादातर इनके विभाजन का जो आधार है वैसे तो धार्मिक है, लेकिन एक बड़ा कारण ये है लोगों की स्थिति के अनुरूप, मानसिक स्थिति और कर्म। सतयुग में लोग बड़ी अच्छी विचारधारा के लोग थे, संघर्ष कम था। पर यह भी है बच्चों की जब संसाधन अधिक हो और लोग कम हो, किस बात का संघर्ष? नहीं, संघर्ष तो तब होता है जब संसाधन कम हो, लोग अधिक। आप लोग तो संपन्न लोग हैं, दिल्ली मुंबई गए? गए भी होंगे तो घूम के चले आए होंगे। कुछ मोहल्ले होते हैं वहां पर, वहां सुबह सुबह लाइन लगी होती और लंबी लाइन होती, कई कारणों से लगी होती और अक्सर मारपीट हो जाती। बाबू भैया वाली मूवी देखी? तो ऐसी जानकार हैं। वैसे पानी के लिए कई बार लाइन लगती। सोचो, हमारे लिए तो बस बटन दबाओ पानी आ गया, है ना, नल खोलो पानी आ गया। और वहां सोचो, संघर्ष है, वहां संघर्ष है। जहां संसाधन ज्यादा है वहां किस बात का संघर्ष? समस्या शुरू हुई त्रेता युग से। त्रेता युग में क्या है कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास था तो बहुत कुछ, पर वो और ज्यादा चाहते थे, असंतुष्टि बहुत ज्यादा थी। उसमें था एक रावण। और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था तो भी बड़े सुखी थे, सब कुछ त्याग करके भी, और वो थे राम। इस प्रकार की स्थिति। लेकिन बच्चों, एक ने धर्म का त्याग किया तो राक्षस कहलाया, जबकि कास्ट से ब्राह्मण था। और एक धर्म पर चले और उनके साथ भी धर्मात्मा लोग। और धर्म की ऐसी परिभाषा कि अगर रावण अधर्म कर रहा था तो रोकने के लिए एक पक्षी सामने आया, पक्षीराज जटायु। धर्म की स्थापना के लिए साथ किसने दिया? बानर, भालू। नहीं, यही सब है ना, धर्म पर बल था। फिर आया द्वापर का समय। त्रेता में महिलाओं का अपमान करने वाला राक्षस,
पर द्वापर में राक्षस तो राक्षस, कुछ साधारण लोग भी, साधारण तो नहीं ऐसे पर शक्तिशाली लोग महिलाओं का अपमान करते फिर रहे थे, और राक्षस नहीं कहे जाते, लेकिन फिर भी धार्मिक और नैतिक गिरावट आ गई थी। सबसे बड़ा नाम किसका है? और भरी सभा में जो ठहाके मार के हंस रहा था कर्ण द्रौपदी जी पर, और वस्त्र हरण पर ज्यादातर हंसने वाले लोग ही थे। क्या लगता है, धर्म और नैतिकता का पतन है कि नहीं है? महिलाओं का सम्मान उस लेवल का नहीं रहा, पर हाँ अभी भी सम्मान था। इसलिए महिला सम्मान के नाम पर खड़े हुए वासुदेव कृष्ण और बाकी पांडवों ने कौरवों को मार डाला। मामला महिला सम्मान का भी था और अपने अधिकार का भी। जिस समय धर्म में गलत का आगमन हुआ, लोग अंधविश्वास की ओर बढ़ चले, ऐसे तांत्रिकों का प्रभाव बढ़ गया, तंत्रवाद का प्रभाव बढ़ गया, वही समय था भारत के हिंदू धर्म में सुधार के क्रम में एक व्यक्ति आए, महापुरुष, जिनका नाम था शंकराचार्य। शंकराचार्य सामने आए। एक और बात जानते हैं बच्चों, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं होता वह अंधविश्वास में ज्यादा पड़ता है, पर किसी और के अंधविश्वास में पढ़ने से बेहतर है कि ईश्वर में आस्था रखो, प्रार्थना करो। किसी सांसारिक व्यक्ति के सामने रोगे, वो लाभ उठा लेगा। इस समय मुझे लगता है बॉबी देओल आश्रम बनाकर वही शायद संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। खैर जो भी हो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो समझ पाता हूं वहां पर, अगर किसी के सामने रोगे और आंख बंद करके इस प्रकार से रोगे, वह उसका लाभ उठाएगा। अगर रोना है तो ऊपर वाले के सामने रो, लेकिन ऊपर वाले के सामने रोना कोई साधारण बात नहीं होती, उसे भक्ति कहा जाता है। प्रेमानंद जी का वीडियो देखते हैं ना, हाँ, बहुत भाव विभल हो जाना, अंतरात्मा शुद्ध रखना, ये भक्ति है। और यही समय था, एक और ज्ञान को पर बल दिया गया, दूसरी ओर भक्ति पर बल दिया गया, और हिंदू धर्म में व्याप्त कमियों को दूर कर दिया गया। बच्चों काफी हद तक धर्म मजबूत हो गया। यही कारण था कि जब मुस्लिम शक्तियों ने भारत पर हमला किया तो वो जहां जहां पर हमला करती थी उनका इस्लामीकरण कर देती थी, लेकिन भारत में जब मुस्लिम्स आए तो भारत का इस्लामीकरण नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम का भारतीयकरण हो गया। और यह संस्कृति भी आपको इस काल में पढ़ने को मिलेगी। जितने लोगों ने भी ज्ञान की बातें की, दर्शन की बातें की, भक्ति की बातें की, इसी काल में सब आपको पढ़ना पड़ता है। और इस प्रकार से आप समाज, संस्कृति, राजनीति सबसे परिचित हो जाते हैं, और इतिहास के साथ अन्य विषय के पाठ्यक्रम पर भी कमांड करते। अब देखिए यहाँ पर दर्शन लिखा है, शंकराचार्य एवं वेदांत, रामानुज, विशिष्टाद्वैत, तमाम। एक मध्वाचार्य थे, है ना, उनके ब्रह्म मीमांसा क्या है, धर्म के क्षेत्र में धर्म का स्वरूप क्या है, विशेषताएं क्या है, तमिल भक्ति संप्रदाय, भक्ति का विकास, और इस्लाम का भारत में आगमन, और सूफी मत। और कमाल की बात, जब मुस्लिम आए भारत में तो बड़े कट्टर बनकर आए थे, और पता चला कि उनके तलवार के सामने भारतीयों की हुंकार भारी पड़ने लगी। उसके बाद भारत में कुछ ऐसे लोग आए बच्चों, जो हिंदू संतों की तरह लुक लेने लगे, हिंदू संतों की तरह जो है गाने लगे, नाचने लगे, भक्ति भावना वाले। तब जाकर हिंदुओं से मुस्लिमों की थोड़ा सा करीबी नजर आई, और वो थे सूफी संत। निगेटिव ये रहा कि उन्होंने धर्म प्रसार को प्रोत्साहन दिया, भारत में धर्मांतरण करवाया, पर पॉजिटिव ये रहा कि हिंदू मुस्लिम करीब आ गए और गंगा जमनी तहजीब का विकास हुआ। सांस्कृतिक समन्वय, और यह टॉपिक आपको यही यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। फिर जो कुछ उस समय पर लिखा गया है, चाहे वो भक्ति से संबंधित है, राजाओं से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, साहित्य में संस्कृत साहित्य है, तमिल साहित्य है, नव विकासशील भाषाएं हैं, कल्हड़ की राज तरंगड़ी है, या अलबरूनी की किताबुल हिंद, या तहकीक हिंद, या तारीख हिंद। उस समय का इतिहास जानने के लिए, और कला साहित्य में मंदिर स्थापत्य, मूर्ति शिल्प, चित्रकला। इसलिए यह जो पाठ्यक्रम है वह ऑप्शनल का ऑप्शनल तो कवर करा देगा, और जीएस का आर्ट एंड कल्चर भी। जीएस में आप मेंस में क्या पढ़ते हो, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तीनों ऑप्शनल में डिटेल से, और है वही सब, अलग नहीं है, वो पूरा का पूरा कवर कराएगा। प्लस प्रारंभिक परीक्षा में और क्या पूछा जाता है अलग से, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, दोनों यहाँ पर आप डिटेल से पढ़ते हैं, तो थोड़ा जीएस में आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है ना। तो ये आपको करते रहना होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।